Hello, friends. Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ टर्म को पढ़े थे, जो हम लोग और आगे बढ़ेंगे और कुछ टर्म हमारे पास है जिसको सीखेंगे। अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ टर्म इस प्रकार है कि जैसे मैं आपसे प्रश्न कर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरह का एक श्रेणी आपके सामने है, सीरीज है। तो मैं कॉमा पर टर्म्स क्या होगा, सोमा टर्म ना होगा। यदि ऐसा टर्म पूछ दिया जाए, आप अब गिनती करके जाएंगे, 100 तक पहुंचेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। उसके लिए कुछ ट्रिक होता है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग तैयार हो जाएंगे जल्दी से। क्या आप सभी बच्चे तैयार हो गए? मैं जरा देखूं चैट बॉक्स में क्या आप लोग कर रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं या नहीं। क्या आप सभी बच्चे तैयार हो गए? यस, तैयार हो गए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और क्लास को कंसंट्रेट होकर सुनिए। सभी बच्चे जहाँ तहाँ बैठ के क्लास नहीं करेंगे, कंसंट्रेट होकर अपने रूम में बैठ के अच्छा से कॉपी कलम निकाल कर पढ़ाई करेंगे, एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करेंगे, तब जो मैं आपको क्लास दे रहा हूँ उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। रेडी? सभी बच्चे तैयार हैं? आप लोगों ने हमको सिग्नल दे दिया, चलिए बहुत अच्छा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कुछ बातें हम लोगों को सीखना है। फिर उसके बाद हम लोग इसको सीखने के बाद लॉगरिथम पर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेन चीज़ हमारा लॉगरिथम होगा अलजेब्रा का, बहुत ज़्यादा हमारे फिजिक्स में उपयोग आएगा, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं उसके अनुसार हम लोग करते हैं। यहाँ पर एक टर्म नाम होगा इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी। अब देखेंगे गौर से, कहता है कि नंबर का एक सीरीज है जिसमें से दो लगातार टू सक्सेसिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वह कॉमन अंतर होना चाहिए। उस तरह का जब नंबर का एक सीरीज होता है उसी को बोलते हैं एपी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। हम लोग हमेशा एपी बोलेंगे और हिंदी वाले बच्चे को बोलेंगे समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा समझूं, ध्यान देंगे किसको कहा जाता है एपी। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझेंगे पर कि सर जैसे मान लीजिए कि 2 हो जाए, फिर हमारा 5 हो जाए, 8 हो जाए, इस तरह का टर्म हमारे पास रहेगा। तो देखते हैं हम लोग दो लगातार टर्म के बीच का अंतर, टू सक्सेसिव नंबर का जो डिफरेंस होगा सब इक्वल होना चाहिए। आप यहाँ देखेंगे 5 माइनस 2, 8 माइनस 5, 11 माइनस 8, ये सभी आपका आपस में गौर से देखिए, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है।
ये सभी आपस में इक्वल है और इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको हम लोग। इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग जनरली डी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? डी से डिनोट करेंगे। तो यहां देखेंगे हम लोग कि इसमें आपसे पूछा जाएगा अभी, लीजिए 100वां टर्म कितना होगा। इस तरह का सीरीज है। 100वां टर्म, 50वां टर्म कितना है, 100वां टर्म क्या है, ये सब यदि पूछा जाए हम आराम से उसका जवाब दे सकेंगे। तो चलिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। तो ऐसे टर्म का जवाब देना है तो इसमें से हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 2 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पर। इसको जनरली ए से डिनोट कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और nth टर्म आपको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ टर्म यदि n है, nवां टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तब छोटा छोटा वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर। लास्ट टर्म मतलब यदि 50वां टर्म आपको निकालने कहे तो 50वां टर्म जो हो गया वो उसके लिए उस सीरीज का लास्ट टर्म कहलाएगा। और शुरुआत कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे। जनरली ए से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि nth टर्म का मान कैसे निकाला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अभी कैलकुलेट करें। यहाँ पर देखें गौर से कि अभी मान लीजिए कि चौथा टर्म में हमारा कौन है, 11 है। तो फोर्थ टर्म हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो n का वैल्यू हम लोग क्या सोचेंगे, 4 सोचेंगे। तो यदि n का वैल्यू 4 सोचें तो आप देखिएगा गौर से कैसे सोचा जाए कि फोर्थ टर्म कितना होगा। तो फोर्थ टर्म को निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होना चाहिए उसके लिए कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट टर्म में आप लास्ट टर्म या nth टर्म में नंबर ऑफ टर्म में n को घटा दीजिए और कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कैलकुलेट करो, कोशिश करो कि यहाँ पर कॉमन टर्म का मान आप 3 बोलोगे। कर करके देखिए, 5 - 2, 8 - 5, 11 - 8, तो ये तुम्हारा 3 है। अब इस फार्मूला पर यदि सोचा जाए तो गौर से देखिएगा, एक की जगह क्या पुट करेंगे आप, 2 करेंगे। n की जगह क्या पुट करेंगे, 4 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 3। तो आपके पास जवाब हो जाएगा यहाँ पर 2 + 4 3 में 1 - 3, 3 3 इंटू 9, ये हो जाएगा 11। तो मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल दिया इस तरह से। ये सीरीज को मैंने दिखाया है, एपी को लिखा है यहाँ पर, क्योंकि प्रत्येक लगातार 2 टर्म्स के बीच डिफरेंस है और डिफरेंस आपका दिखाई पड़ रहा है, 3 दिख रहा है और फर्स्ट टर्म दिख रहा है। तो यदि मैं इस फार्मूला को गौर से याद रखूं, इस तरह से इस एपी में 50वां टर्म क्या होगा, यदि इस फार्मूला से मैं चौथा टर्म को सही कैलकुलेट किया, प्राप्त किया, मतलब है कि 10वां टर्म भी मैं निकाल सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं 100वां टर्म भी निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अब थोड़ा सा इसको और फ्रेश रूप में लिखते हैं। ये एक रफ आइडिया मैं आपको दिया था, तो चलिए जल्दी से इसको आप देख लीजिए। थ्योरी के रूप में इसको कैसे देखेंगे, चलिए आइए।
तो जो भी बच्चे इसको लिख रहे होंगे 10 सेकंड में मौका देता हूँ, जल्दी से इसको आप लिख लेंगे। याद छोड़िए, इसको फ्रेश रूप में आप लिखिएगा, मैं फ्रेश करके दे रहा हूँ, इस तरह से मान के चलिए। अब देखिएगा गौर से, इफ A1 A2 A3 A4 AN are in AP, मतलब कह रहा है कि ये सभी जो नंबर है ये एपी में है, ऐसा कहा गया आपको। तो ऐसा कहा गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा A1, फर्स्ट टर्म आपका हो गया A1, और कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो कहेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, AN माइनस 1, AN माइनस AN माइनस 1। तो यहां पर देखेंगे हम लोग, ये सबका डिफरेंस आपस में कहा गया कि इक्वल होता है। यदि इन सभी टर्म का डिफरेंस आपस में इक्वल है तो इसमें से गौर से देखिएगा एक छोटा सा चीज, AN को हम लोग लास्ट टर्म बोल सकते हैं या nth टर्म बोल सकते हैं। लास्ट टर्म या एंड टर्म बोल सकते हैं उसको। और यहां पर AN माइनस 1 लास्ट के जस्ट पहले, आप लोग जब क्रिकेट खेलते होंगे एक ओवर में 6 बॉल फेंका जाता है, तो छठा के पहले एक जो बॉल होता है पांचवा, उसको बताता है सेकेंड लास्ट। क्या बोला जाता है? सेकेंड लास्ट, लास्ट के जस्ट पहले। तो यहां पर भी आप लास्ट के बिफोर है तो सेकेंड लास्ट टर्म इसको बोलेंगे, इस तरह से बोल सकते हैं। तो लास्ट में सेकेंड लास्ट को जो माइनस करेंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। और कॉमन डिफरेंस को यदि मैं डी से डिनोट करूं तो डी बराबर, आप ये कहने में सक्षम हो कि AN माइनस AN माइनस 1, ये आप बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि डी का मान जो होगा, ये कॉमन डिफरेंस का मान, यदि ये पांचवा टर्म होगा A5 लेंगे तो माइनस A5 माइनस 1, इसका मतलब हो गया A5 माइनस A4। पांचवा में चौथा टर्म घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस डी के बराबर होगा। तो ये बातें इतना तक समझ गए होंगे आप लोग। अब कहता है कि सर nth टर्म या लास्ट टर्म क्या होगा, इसका nवां टर्म क्या होगा? तो सीरीज में यदि लास्ट टर्म हम लोग यहाँ पर AN को कहे हैं तो हमेशा कोई जरूरी नहीं कि nth टर्म हमारा लास्ट ही हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। बहुत बड़ा AP सीरीज में सजा हुआ, AP में है, समांतर सीरीज में नंबर सजा हुआ है। तो उसमें से देखा जाता है कि पहला से 8वां कितना होगा, पहला से 15वां कितना होगा, पहला से 20वां कितना होगा, पहला से nवां कितना होगा। nवां बोलने का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि वो लास्ट टर्म हो गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अंतिम ही कहा जा सकता है। फिर भी चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब कहता है, फार्मूला आपके पास आता है कि nth टर्म कितना होगा।
इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, nth टर्म का वैल्यू बताने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो ये डी जो आपका कौन सी है, कॉमन डिफरेंस है। तो ये हमारे पास एक सिंपल फार्मूला हो गया जिसको हम लोगों को हमेशा याद रखना है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फास्टली नोट करेंगे, धीरे धीरे देखिएगा, इंटरेस्ट जगेगा। शुरुआत किए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे, फिजिक्स से इससे कंपेरिजन करेंगे, आपका इंटरेस्ट पूरा जग जाएगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे जल्दी से, फास्टली। चलिए, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, इफ 9, 12, 15, 18, 20 are in AP, then find nth टर्म। nth टर्म में हम लोग बोलेंगे 10th टर्म कितना होगा, जवाब चाहिए। 10वां टर्म कितना होगा, जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताइए, हम आंसर देखने के लिए तैयार हैं आप लोगों का, जल्दी से बताइएगा। चलिए, लगभग सभी बच्चों का जवाब आ गया। बाकी जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं सभी बच्चे, और जो जो बच्चा का दोस्त अभी नहीं जुड़ा है सबको जल्दी फटाफट बोलिए, सारे बच्चे क्लास करें कंटिन्यू। चलिए, संजीत कुमार ने गलती से लिख दिया 39, बाकी सबका सही है, उनसे लगता है मिस्टेक से हो गया होगा 39, बाकी सारे बच्चों का जवाब सही आया। चलिए, सुंदर बात। अब देखेंगे यहाँ पर, अब कोई भी जो न्यू बच्चे जिनसे नहीं बना है वो थोड़ा सीखने का कोशिश करेंगे। बाकी तो मैंने देखा कि सब लोगों ने जवाब सही दिया है, तो चलिए बहुत अच्छा। अब जिनसे नहीं बना वो ध्यान देंगे। फर्स्ट टर्म कौन है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म किसको लेते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म ले लीजिए, फर्स्ट टर्म का सिंबल यहाँ पर हम लोग A1 ले रहे थे, और इस A1 को हम लोग कह देंगे 9। चलिए ठीक है। दूसरा चीज खोजता है कॉमन डिफरेंस, शॉर्टकट में CD लिख देंगे, लेकिन उसको सिंबल क्या यूज किया है, D, और D का वैल्यू यहाँ पर सर हो जाएगा 12 माइनस 9। कोई दो जगह टर्म को माइनस करके देख लेंगे। फिर यदि आप ऐसा भी कहो 15 माइनस 12, ये भी कर सकते हो, तो ये आंसर हमारा आया 3। तब यहां से हम लोग देखेंगे nth टर्म, मतलब n, नंबर ऑफ टर्म्स के मान लेना है nवा, nवा की जगह क्या लिखा हुआ है 10, n का वैल्यू लेंगे हम लोग 10, तब कहा जाएगा 10th टर्म क्या है तुम्हारा, आपका जवाब हो जाना चाहिए, फार्मूला था A1 प्लस n-1 इंटू D, ये फार्मूला हम लोगों ने सुना था। तो जिन बच्चों से नहीं बना था उनके लिए गप है, लेकिन मैंने देखा 90% बच्चों का
जवाब आ चुका है। तो अब यहाँ से हम लोग कहेंगे A1 का वैल्यू कितना है 9 प्लस n का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका जवाब मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे 9 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 3 27 और ये हो जाएगा 36 आंसर। इसका मतलब इस तरह ये हम बच्चों ने सीख चुका है। अब हम लोग स्टेप चेंज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा भी पूछ सकता है, सीरीज नहीं दिखाए, कह दे कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, nth टर्म भी दे दे, 10वां टर्म क्या है ये भी दे दे, तो कहेगा कॉमन डिफरेंस ज्ञात करो। क्वेश्चन उल्टा भी करके पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा पूछेगा कि हाँ 10वां पद बताइए। इसको हिंदी वाला बच्चा क्या पढ़िएगा, 10वां पद क्या होगा बताइए। तो अब आपको इस इक्वेशन में से, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, एक फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर। इस फार्मूला के आधार पर फर्स्ट टर्म में भी कभी पूछ सकता है, कभी कॉमन डिफरेंस भी पूछ सकता है, एन भी पूछ सकता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए हम लोग इसको नोट कर लिया होगा। हम दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, तैयार होइए जल्दी से। हो गया रेडी, तैयार हैं? अब आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ आएगा, यहाँ पर पूछेगा सम ऑफ n terms in AP। समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में n पदों का योग। इसको हो सकता है अलजेब्रा में, तो इसका सिंबल लेते हैं s लिखकर n। s हो गया सम, n हो गया n पद, n टर्म हो गया। तो एस एन का मान क्या होता है? तो आपने देखा था अभी एस एन बराबर जो लिखेंगे, हम लोग के पास सिंपल ट्रिक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। सीरीज हमारे को मालूम रहेगा, सीरीज में पहला टर्म क्या है वो मालूम होगा, अंतिम पद क्या है मतलब nवां पद क्या है वो मालूम रहेगा। तब कहेगा उन सभी टर्म्स का टोटल सम कितना होगा, योग कितना होगा। तो वैसी स्थिति में हमारे पास जो यहाँ का मैथमेटिक्स फार्मूला है वो ये बताता है कि फर्स्ट टर्म लीजिएगा, लास्ट टर्म लीजिएगा और उसको ऐड करके नंबर ऑफ टर्म्स को बाय 2 से डिवाइड कर देना है। इस तरह से कर देने से एस एन निकल जाएगा। ये एक ट्रिक हुआ सिंपल। यदि आपके सवाल में लास्ट टर्म मालूम ही नहीं हो, तो जब लास्ट टर्म नहीं मालूम हो, हाँ लेकिन पदों की संख्या क्या है वो मालूम होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन भी बच्चों को हो सकता है। एनवा पद और पदों की संख्या n, nth टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स n, दोनों में अंतर है। 100 पद है तो पदों की संख्या हुआ 100, और 100वां पद क्या होगा ये हुआ। जैसे एग्जांपल में मैं हल्का सा रब कर रहा हूँ, 2 है, 5 है, 8 है और 11 है। मान लीजिए आपसे कहेगा कि पदों की संख्या कितनी है,
पदों की संख्या n कितना होगा, यहाँ पर 4 बोलेंगे आप। अब कहेगा कि थर्ड टर्म क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा। तो यहाँ पर तीसरा पद का जवाब क्या होगा, 8। चौथा पद और पदों की संख्या 4। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 4, पदों की संख्या 4। तो ये हो गया टोटल 1 2 3 4। लेकिन चौथा पद क्या है, चौथा टर्म क्या है, यदि ये पूछा जाए तो हमारा जवाब होगा कौन सी, 11। तो गौर से देखिएगा, फोर्थ टर्म का जवाब 11 और n का जवाब यहां पर क्या हुआ, 4। तो इस तरह से ये रफ वर्क हुआ। तो दोनों शब्द में अंतर होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, पदों की संख्या को ही nth टर्म मान लेते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाया करता है। तो पदों की संख्या 4 और चौथा पद 11, दोनों में अंतर हो गया। चलिए इसको दिमाग में रखिएगा। अब सर लास्ट टर्म हमको मालूम है और फर्स्ट मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है, तब तो मैं ये इस तरह से फॉर्मूला यूज कर लूंगा। लेकिन सर हम लोगों के पास प्रॉब्लम है कि लास्ट टर्म क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। जब लास्ट टर्म क्वेश्चन में नहीं दिया है तब कैसे करेंगे, तब उसके लिए क्या है, इसी से मैं सॉल्व करूंगा। एस एन, एन पदों की संख्या का सम एडिशन इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म का सिंबल लेते थे, याद कीजिए A1, क्या लेते थे, A1 फर्स्ट टर्म का सिंबल, और लास्ट टर्म का सिंबल क्या लेते थे, AN लेते थे, इनटू n/2। तो फर्स्ट टर्म तो मेरे को मालूम है A1 प्लस nth टर्म लेते थे, अंतिम पद an कितना होगा, तो फॉर्मूला हम लोग कुछ पहले देखे थे अभी, A1 प्लस n-1 इंटू डी। याद कीजिए जल्दी से, मैं बगल में लिखता हूँ। nth टर्म या लास्ट टर्म जो है वो लिखे थे, हम लोगों को याद होना चाहिए, A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो यही चीज मैंने यहाँ पुट कर दिया इसके जगह पर। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, A1 अपने जगह पर आ गया, AN के जगह पर मैं लिखा, इतना बड़ा चीज लिखा, और इस दोनों को ऐड करके तब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से देखा गया कि रिजल्ट आपका चेंज हो गया, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। A1 प्लस A1 2A1 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, और ये पूरा आप n/2 को आगे भी लिख सकते हो, n/2 इंटू इतना कर सकते हैं। तो ये बातें हम लोगों का फार्मूला बन गया। इसको हम लोगों को n पदों को जोड़ना है, टोटल कितना होगा उसको इस फार्मूला से सोचेंगे। तो याद रखना है आपको, n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो एपी में समांतर श्रेणी में यदि फर्स्ट टर्म मालूम होगा, पदों की संख्या n मालूम होगा, नंबर कॉमन डिफरेंस मालूम होगा, तो उन सभी टर्म का टोटल कितना होगा, सम कितना होगा, तो हम इस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो चलिए इस पर मैं एग्जांपल देता हूं, इसको रेफरी जल्दी नोट कीजिए। ये दो फार्मूला हो गया, दोनों का यूज करके कर सकते हैं। हम आपके बीच एक एग्जाम्पल बताता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग सोच के बताइएगा जल्दी से। हो गया, क्या हुआ, यहाँ ध्यान देना कि फर्स्ट टर्म तुम्हारा A1 था,
ये लास्ट टर्म का सिंबल एन था। और इसके पहले अभी पिछले क्लास में, पिछले पेज में मैं आपको बता चुका था एन का वैल्यू ए1 प्लस इतना पुट करके सॉल्व किया। ये फॉर्मूला आपको याद है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी जवाब देंगे। फिर वही बात है कि सबसे पहले कौन, तो फिर आपका क्वेश्चन है आपके पास, आप लोग जल्दी जवाब देंगे। पहले जवाब कौन देंगे ये मैं देखना चाहूंगा। तो क्वेश्चन आपके पास आएगा, इफ 9, 12, 15, 18, 21, 24 are in AP। एक नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। हिंदी में कह रहे हैं प्रथम 10 अंकों का योग याद करें। यह प्रश्न आपके सामने है। तो सोचिए, तो मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मैं वेट करता हूं आपके आंसर का। अब जल्दी से हमें आंसर देने का कोशिश कीजिए। फर्स्टली सबसे पहले कौन बनाएगा ये देखना है आपको। चलिए, आयुष कुमार सबसे पहले जवाब आया है। विश्वनाथ कुमार सेकंड नंबर पे आया है। विनय कुमार थर्ड में आया है। इन तीनों का सही है। बाकी लोगों का चौथा नंबर में आया आनंद प्रियांशु। पांचवा नंबर में आया आदित्य कुमार। छठा नंबर में आया संजीत कुमार। सातवां नंबर में आया विशाल कुमार। आठवां नंबर में आया अभिषेक कुमार। चलिए, अब सभी कुमार का आने लगा। अब सभी कुमार एक्टिव हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं। अभी मात्र देखते हैं 83 स्टूडेंट देख रहा है, लेकिन कम से कम 700-800 स्टूडेंट को देखना चाहिए। तो आज लगता है कि सभी बच्चे अपना पोजीशन चेंज करने में डिस्टर्ब है, इसलिए सभी बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन सभी बच्चे अगले क्लास में पूरी ईमानदारी से क्लास करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा बात। अब जिन बच्चों से नहीं हो पाया, अब जो बच्चे इसको नहीं बना पाए, उनके लिए मैं वर्क कर देता हूं जल्दी से। तो यहां पर सवाल पढ़ के हमको समझना है कि फर्स्ट टर्म इसमें कौन है। 9 को आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का सिंबल था A1, जिसका वैल्यू क्वेश्चन को देख के लगा 9। कॉमन डिफरेंस का सिंबल था D, और D का वैल्यू यहाँ लगेगा 12 माइनस 9, तो क्या हो गया 3। फिर नंबर क्या टू नंबर लेना है 10, तो n का वैल्यू यहाँ पर कहेंगे 10। 10वां पद मतलब n बराबर 10 लेंगे। तब कह रहा है कि सम Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस 2a1 प्लस बोलो n-1 इंटू टी। तो ये फार्मूला आपका हो गया। अब यदि मैं इस पे पुट करूं, n का वैल्यू 10/2 इंटू 2 इंटू 9 प्लस 10-1 इंटू डी का वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व करने आप लोग तैयार हैं? ये तो 5 हो ही गया, ठीक है। ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 10 में होती है 27 हो जाएगा। 27 प्लस 18
ये हो गया आपका सर 5 इंटू ब्रैकेट में हो गया 18 प्लस 27, ये जवाब हो गया सर आपका 5 गुना 45, ये हो गया 225। तो चलिए, हालांकि इस एपी का यूज फिजिक्स में बहुत कम है, इससे ज्यादा उपयोग होता है, इसका गोतिया का नाम होता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीपी, उसका ज्यादा यूज होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो चलिए हम लोग जल्दी से उस पर भी कुछ काम कर लें। इस पर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको, जो भी बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं, वो अपना नाम, क्लास, बैच, टाइम सब लिख कर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। यदि कोई बच्चे सिर्फ ऑनलाइन ही क्लास करना चाहते हैं, वो भागलपुर शहर नहीं आ पाएंगे, तो हम इसे कॉल करके बात करेंगे कि सर हम भागलपुर नहीं आएंगे, लेकिन घर में रहकर ही हम लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं पूरा सिलेबस, आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। तब फिर आपको आपको रास्ता बताएंगे और पूरा सिलेबस कैसे पढ़ पाएंगे वो सब चीज़ बताएंगे आपको। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास टर्म है, थोड़ा सा जल्दी से मैं शॉर्टकट करूंगा। यहाँ पर कुछ बच्चों का 8 बजे से क्लास होती है, तो चलिए थोड़ा सा मैं उनको भी ध्यान में रखूंगा। दूसरा टर्म हमारे पास आएगा, शॉर्ट में बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं उसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फुल फॉर्म हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शुद्ध हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, कहते हैं इसको। आइए गौर से एग्जाम्पल देखेंगे। इस जीपी का यूज हम लोगों को लेंस में होगा। लेंस का जब थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, उस थ्योरी में इसका जरूरत होता है। तो पहले मैं इसको बता दूं हल्का सा, तब उसको लेंस से कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कैसे इसका उपयोग वहां पर होगा। तो चलिए आइए हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं यहाँ पर कि सर ये मान लेते हैं A1, A1, A2, A3, AN आर इन जीपी, लिखा हुआ कहीं पर ऐसा है। तो मेरा मन क्या क्या समझेगा, आइए उस पर विचार करते हैं। A1, A2, A3, AN ये जीपी में है। यदि ऐसा कहता है तो जीपी में कब होगा वह देखिएगा। हम लोग वहां देखते थे, याद करो, अभी जो एपी पढ़े उसमें था कि कॉमन डिफरेंस, टू सक्सेसिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस था वह कांस्टेंट होता था। यहाँ पर है टू सक्सेसिव नंबर का जो रेशियो है, वह रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, रेशियो, अनुपात। तो जैसे मैं यहाँ देखूं कि सर A2/A1, A3/A2, AN/AN-1, ये सब आपस में क्या होता था, इक्वल होना चाहिए। और यदि ये सब आपस में इक्वल होगा तभी उसको कहेंगे, जीपी में कहेंगे। और यदि रेशियो नहीं होगा तब उसको जीपी में नहीं कहेंगे। तब उस समय हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, इस सब को कहा गया कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इसको भालो बोला जाता है। रेशियो हिंदी में अनुपात, कॉमन रेशियो। इसका सिंबल यूज करता है आर। कॉमन रेशियो का सिंबल क्या यूज करेंगे, आर। इसका मतलब आप देख लिए। अब मैं उदाहरण के रूप में सोचूं, तब यहां पर फिर वही बात, तुम्हारा फर्स्ट टर्म यहां भी पूछा जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, A1 होगा। नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स n होगा।
तब आपसे पूछा जाएगा nth टर्म क्या होगा। nth टर्म nवां पद क्या होगा, nवां पद क्या होगा। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि nवां पद क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, तो इसका जवाब भी हम लोगों को यहाँ पर देना है। तो सर इसके लिए जो कॉमन स्टेप है हम लोगों के पास, बहुत सिंपल वे में देखेंगे यहाँ पर। जल्दी से तैयार हो जाइए, जो लिख रहे हैं जल्दी जल्दी लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखा गया है nth टर्म, nth टर्म को हम लोग डिनोट कर देंगे, nth टर्म को डिनोट कर देंगे ए एन से, और इसका वैल्यू हो जाएगा आर इंटू एन पावर, आर इंटू एन पर पावर, सॉरी फर्स्ट टर्म पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे पहले, फर्स्ट टर्म इंटू आर कॉमन रेशियो इंटू एन माइनस आर पर पावर एन माइनस वन। फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो पावर एन माइनस वन। तो इस तरह का हम लोग अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिखाया गया ए वन को आप क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म बोलोगे, कॉमन रेशियो ए टू बाई ए वन, ए थ्री बाई ए टू, इतना को कॉमन रेशियो आर से डिनोट करेंगे। एन कितने पद होंगे वो देखेंगे। अब मैं इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूंगा, तब फिर आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए तैयार हो जाइए जल्दी से। जल्दी से कीजिएगा, आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूं। चलिए हो गया लिखा हुआ। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए तुरंत, तो जल्दी से। आपके पास टर्म है 2, 4, 8, 16, 32, 64 आर इन जीपी, ये लिखा हुआ में है। देन फाइंड प्राप्त करें, क्या प्राप्त करें, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टेंथ टर्म, मतलब 10वां पद ज्ञात करें। कर आपका 10वां पद ज्ञात करें। तो ऐसे स्थिति में हम लोग बच्चे लोग देखेंगे गौर से, तो सवाल जब सॉल्व करेंगे, ए वन हमारा क्या होना है 2, कहेगा 4, ए थ्री क्या हो जाना है 8, और इस तरह से सोचते जाएंगे। तो कॉमन रेशियो हमको चाहिए, आपको कॉमन रेशियो आर इक्वल टू ए टू बाई ए वन करेंगे आप। ए टू हमारा क्या है 4/2, ये भी हुआ तुम्हारा 2, या आर इक्वल टू हम ये सोचेंगे ए थ्री बाई ए टू, 8/4, ये भी 2 हुआ आपका। कहेगा A4/A3, तो भी तुम्हारा 16/8 2 हो जाएगा। इस तरह देखा गया। तो जिसके बीच, यदि लगातार दो पदों के बीच
का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वह सेम होना चाहिए। सभी सेम है, तो आर का वैल्यू 2 हो गया। चलिए, अब करता है एन के कितना है, तो 10वां टर्म का जो वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर एन बराबर हम लोग कहेंगे 10। जब एन बराबर आपने 10 कर दिया, तब आपको कहेंगे ए एन, मतलब बराबर फॉर्मूला हम लोग को क्या देखा अभी, A1 इंटू आर पावर n-1। इतना चीज हम लोगों ने खोज लिया। इस पर सेट करना है, तो 10वां टर्म लेना है। यहाँ लिखेंगे A10 इक्वल टू A1 कितना है, आप दीजिए 2 है। A1 का वैल्यू 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है 2, 2 पावर n का वैल्यू 10-1, तो आपका जवाब हो गया 2 इंटू टू दी पावर 9। तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2 इंटू पावर 10। तो जवाब इसका हो जाएगा आपका। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया था, 3456। चलिए ठीक है, देखते हैं, आप कर लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। तो ये हुआ तुम्हारा जीपी की बातें हुई। तो जीपी में यदि टर्म्स हैं, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करने समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका उपयोग फिजिक्स में कहाँ हो रहा था। आइए मैं थोड़ा उस पर डिस्कस करता हूं, आप इसको गंभीर से देखेंगे, ठीक है। 2 पावर 10 का मतलब क्या हुआ और कैसे हुआ, ये 2 पावर 1 छुपा हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है, बेस सेम होना चाहिए, पावर ऐड हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको रफ आइडिया जल्दी देना चाहता हूँ, जल्दी लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं देना है। इसका कंपैरिजन में मैं फिजिक्स के कंसेप्ट से करना चाहता हूँ, और वो भी बोला मैंने लेंस से रिलेटेड। तो 2-3 मिनट समय लूंगा, कोई भी बच्चों की क्लास यही हो तो हड़बड़ नहीं करेंगे, 2-3 मिनट समय देकर आप उसको देख लेंगे। तुरंत 2 मिनट और समय दीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक क्लास कर रहे हैं, लाइक करिए जल्दी से, उसमें कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक रफ आइडिया बताता हूँ। कितना 1024 आएगा, तब उनका मल्टीप्लाई गलती हो गया। आप लोग देख लीजिएगा, कंफ्यूजन हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। किसी बच्चों को कह रहा है 1024। अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, जो भी होगा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखते हैं गौर से, इसका उपयोग कहाँ होता है फिजिक्स में। सर आप सभी बच्चों ने लेंस के बारे में सुना है ना, लेंस के बारे में सभी बच्चों ने सुना है, ध्यान दीजिएगा। अब इस लेंस पर यदि व्हाइट लाइट आता है, व्हाइट लाइट श्वेत प्रकाश को शुद्ध हिंदी में कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश में आपको याद है 7 कलर्स होते हैं कि नहीं, 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। और वो जब यहाँ पर आपतित होता है, तो आपको 12th क्लास में वो थ्योरी मिलेगा, 10th में नहीं मिला होगा, कि ये श्वेत प्रकाश में 7 कलर मिला हुआ है। और वो जब यहाँ से लेंस पर इंसिडेंट होता है, तो क्या होता है कि वो 7 कलर अलग अलग एंगल से मुड़ जाता है, अलग अलग कोण बनाते हुए उस तरह से मुड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं अब बताना चाहता हूं। आप लोगों को एक चीज, छोटा सा चीज याद है कि सर लाल वर्ण और बैगनी वर्ण, लाल वर्ण और बैगनी वर्ण किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, लाल वाला का अधिक होता है। लेमडा लिखते हैं तरंग दैर्घ्य का सिंबल, वेवलेंथ का आर से डिनोट करते हैं। ये 7800 एंगस्ट्रम के बराबर होता है।
और वायलेट जो होता है बैगनी, उसका होता है 4000, राउंड फिगर में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखा गया कि लेमडा आर का मान बड़ा होता है लेमडा भी से। पूरा थ्योरी बता रहा हूँ, इधर देखिए आप। तो कहता है कि जिसका कलर का लेमडा का मान अधिक होता है, उसके लिए म्यू का मान छोटा होता है, अपवर्तनांक का छोटा होता है, और उसका विचलन जो होता है कम होता है। तो यहां से हम लोग देखेंगे लेमडा आर है ये। तो अधिक तरंग दैर्ध्य वाला का, अच्छा जैसे प्रिज्म में आप लोग पढ़ते होंगे, याद करिए कि प्रिज्म में जो बनाते थे 10वां क्लास में, 10th क्लास में, तो स्पेक्ट्रम बनाते थे, तो सबसे ऊपर में लाल रखते थे, बैगनी सबसे नीचे रखते थे। याद है दिमाग में? हाँ। तो मतलब लाल वाला कम मुड़ा और बैगनी वाला अधिक मुड़ा। तो वही बात यहाँ देखिएगा, ये जो किरण है, ये रेड वाला यहाँ पर है। ये जो किरण होगा आपका, लाल वाला किरण ये है। ये किरण जो दिखाएंगे हम यहाँ पर, ये लाल वाला दिखाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे बैगनी वाला किरण आपका यहाँ पर है सर। ये बैगनी वाला किरण है आपका। और पीला वाला कलर एक तो बीच में होगा आपका। पीला वाला कलर यहाँ पर होता है सर। ये पीला वाला कलर है। तो गौर करके देखिएगा, ये 3 कलर आपको दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर। थोड़ा सा कुछ विशेष बात पर हम चले गए हैं, थोड़ा धैर्य रखिएगा, कुछ गहराई में हम पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा पहचाने का क्षमता आपको रखना है, धैर्य रखना है। ये रेड हो गया, ये हो गया येलो, ये हो गया हमारा येलो कलर, और ये हो गया वायलेट। हाँ, कलर नहीं दिखेगा। तो यहां पर देखा गया कि लाल किरण जो है इतने बड़े कोण से मुड़ रहा है। ये लाल किरण इतने बड़े कोण से मुड़ा है। पीला वाला इतना बड़ा कोण से मुड़ा है। और बैगनी वाला देखिए इतने बड़े कोण से मुड़ा है। तो लाल किरण का विचलन, डेविएशन कम हुआ है। पीला वाला का उससे अधिक हुआ है, बैगनी का सबसे अधिक हुआ है। तो आपको याद होगा ना एक छोटा सा चीज, कि लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आता है, अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारा फोकस होगा। यहाँ पर फोकस का कमी है, यह फोकस होगा सर, ये भी फोकस होगा, ध्यान दीजिएगा। ये भी फोकस होगा आपका। ये फोकस जो होगा आपका लाल वर्ण के लिए फोकस हुआ। ये जो फोकस हुआ आपका पीला वर्ण के लिए फोकस हुआ। और ये जो हुआ आपका येलो कलर के लिए फोकस हुआ सर, वायलेट के लिए हुआ। और ये प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर याद है। तो सर यहाँ से ये जो दूरी होगा एफ भी लिखेंगे। ये जो दूरी लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी लिखेंगे, ये दूरी को तुम एफ वाई कह सकते हो, या खाली एफ भी बोलते हैं। और ये जो होगा, ये दूरी को लिखेंगे एफ आर। अब समझिएगा, अलग अलग कलर का फोकस बिंदु अलग अलग होगा, और एक निश्चित बिंदु फोकस बिंदु नहीं होता है। तो यहाँ पर कहा, देखो गौर से, एफ भी सबसे छोटा है, एफ आर तुम्हारा एफ वाई उससे बड़ा हो गया, और एफ आर जो है वो सबसे बड़ा हुआ। तो कहा गया कि ये तीनों जीपी में होता है। किसमें होता है? जीपी में होता है। दीजिएगा गौर से। इस तीनों के वैल्यू पर विचार किया गया, देखा गया ये तीनों जीपी में होता है। और यदि जीपी में होता है तो आप लोग कल्पना करना, इस दोनों का रेशियो एफ वाई का और एफ भी का रेशियो बराबर होगा एफ आर
और एफ वाई के बराबर, जल्दी बोलो हाँ या ना। कॉमन रेशियो बराबर होगा, तो यहाँ से गौर करके देखिएगा, आपको एक रिजल्ट मिलने वाला है, एफ वाई स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बराबर हो जाएगा एफ वाई इंटू, सॉरी, हो जाए एफ भी इंटू एफ आर। तो फिर पूछेगा तुमसे, जरा सा देख लेना यहाँ पर तब पूछेगा एफ वाई बराबर कितना, स्क्वायर हटा देंगे, रूट अंडर एफ भी इंटू एफ आर होगा। यहाँ फिजिक्स में जीपी का उपयोग हुआ, तो यदि मैथ में जीपी नहीं सुने रहे होंगे तो यहाँ आएंगे, हमारी गाड़ी जाएगी फर्स्ट। तो बैगनी वर्ण के लिए फोकस दूरी, येलो वर्ण के लिए फोकस दूरी और रेड कलर के लिए फोकस दूरी, तीनों के मान के बीच संबंध जीपी के द्वारा प्राप्त होता है। ये है यहाँ पर आपका मैं उपयोग दिखाया कि जीपी का देखिए हमारे फिजिक्स में कहाँ पर उपयोग होता है। तो इसमें सारे टर्म को लगभग आप लोगों ने फॉलो किया होगा। तो चलिए, जो भी क्लास की अभी तक ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और आप लोगों को एक नया इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो गौर से सुनेंगे। अभी ये छुट्टी के दौर में मैं आपका एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, और वो एक्स्ट्रा क्लास सुबह आपका सेट होगा मॉर्निंग में 8 बजे, जिसमें जो भी आप लोगों ने वेक्टर से रिलेटेड थ्योरी पढ़ा है, उन सभी वेक्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसा कैसा हो सकता है, वो सारा चीज करवाएंगे। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से उस क्लास को नहीं छोड़ेंगे। दुनिया का सब काम छूट जाए, लेकिन सुबह सुबह 8 से 9 1 घंटा क्लास करेंगे, जो कि पूरा वेक्टर का बेसिक चीज बताएंगे, जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए बाय बाय।